स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास KD टू क्लास 12 आपका CBSE बोर्ड हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वेराइटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आप लोगों को ना कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, आप एकदम बेस्ट कंटेंट एंड बेस्ट फैकल्टीज के साथ यहाँ पढ़ सकते हैं। सर क्लास 12 स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द बुक NCERT एग्जाम्पलर, और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सो ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। और इससे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी का एक वीडियो में हम लोगों ने पूरा कंसेप्ट ओवरव्यू देखा है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, कंसेप्ट्स को रिवाइज नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। ओके, तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं अपन। फॉर अ लोडेड डाई द प्रोबेबिलिटीज ऑफ आउटकम्स आर गिवन एज, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 जो है आपके पास और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 जो है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 0.2। मतलब यहाँ पे ना आपको प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना, क्वेश्चन ने आपको प्रोबेबिलिटी निकाल के दे दी है और ये बोल रहे हैं कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0.2। ओके, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, 5 एंड 6 0.1 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कैसी है? 0.3। डाइस कैसी है? लोडेड डाइस है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आपकी डाइस एक बायस्ड डाई है, क्योंकि जितने भी ये आउटकम्स है ना, इन सब की जो प्रोबेबिलिटीज है वो अलग अलग आ रही है। आप देख सकते हो 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, 3, 5, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 0.1, मतलब इससे कम है, इक्वली लाइकली नहीं है ये आउटकम्स। 4 आने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। तो इन सब की प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट है, यानी कि हमारे जो आउटकम्स हैं दे आर नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, तो जब भी आपके आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं होते तो उस केस में हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ये आप लोगों ने क्लास 11th में सीखा है। और अगर आप भूल गए हो तो भी आपको टेंशन नहीं लेना, हम लोग इस क्वेश्चन में उसे भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक, ओके। फिर इनने क्या किया, एक्सपेरिमेंट क्या है, द डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। आपने डाइस को 2 बार फेंका है। ओके, लेट A एंड B बी द इवेंट कि सेम नंबर ईच टाइम। जो आपका इवेंट A है उसमें क्या लिखा है कि सेम नंबर आए, वो आउटकम्स आपको A में बनाना है। एंड B इवेंट क्या है, टोटल स्कोर इज 10 और मोर। जो टोटल स्कोर है आपका वो 10 या 10 से ज्यादा है रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन वेदर और नॉट A एंड B आर इंडिपेंडेंट। तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आपको बताना है क्या आपके इवेंट A एंड B इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो जरा ये बताओ कि आपके 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होते हैं। याद है प्रॉपर्टी, 2 इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट तब कहलाते हैं जब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B से। याद है? यस मैम, बिल्कुल याद है। तो बस यही काम करना है आपको। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे सैंपल स्पेस लिख देना। ठीक है, सैंपल स्पेस चाहो तो मत लिखना, क्योंकि हमने डाइस को 2 बार फेंका है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए, टोटल कितने होंगे, 36 होंगे। इसके बाद A इवेंट में आपने कैसे एलिमेंट रखे हैं वो सारे आउटकम आप बना लेना। B में कैसे एलिमेंट हैं, कैसे आउटकम है, उन सबको लिख लेना आप लोग। और उसके बाद B की प्रोबेबिलिटी निकालना, A इंटरसेक्शन B फाइंड करना, उसकी प्रोबेबिलिटी। अगर दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं देन यस द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ओके, चलो अब लिखते हैं अपन सारी चीजें। सबसे पहले इवेंट A में क्या है, इवेंट A में बोला है सेम नंबर ईच टाइम, और कितनी बार डाइस को फेंका है, 2 टाइम्स। तो सेम नंबर मिले दोनों ही डाइस पे, मतलब 1 1 है ना, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, कुछ ऐसा। ये सेट आपका A है। ओके, A में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं। फिर आ जाओ आप लोग B पे। B में क्या रखना है आप लोगों को, टोटल स्कोर इज 10 और मोर। मतलब ऐसा एक डाइस को फेंका, दूसरी डाइस को फेंका, तो स्कोर या तो 10 आए या 10 से ज्यादा आए। तो कैसे होगा, आप सोचो, जो पहला आपका लाइन होती है दैट इज 1 1 1 2 1 3 सो ऑन करते करते 1 6। तो 1 + 6 तो कभी भी जिंदगी में 10 होगा नहीं ना, 10 से ज्यादा होगा। तो पहली रो कैंसिल। फिर आ जाओ 2 वाली रो पे।
तो आपको ऐसा चाहिए कि स्कोर 10 या 10 से ज़्यादा हो। तो 2 में क्या होगा, 2 6 आखिरी वाला है, तो 6 + 2 8, नहीं पॉसिबल है। 3 वाले पे आओ तो मैक्सिमम 3 6 तक जाता है वो, 3 + 6 9, नहीं है पॉसिबल। फिर आप आएंगे 4 वाली रो पे, मैम ये कौन सी रो चल रही है, अरे 36 आपके आउटकम है, तो 36 आउटकम आप अपने डाइस पे कैसे बनाते हो, 1 1 1 2 1 3, याद है कि नहीं, बस वही काम आप मन में इमेजिन कर रहे हो, राइट। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल स्कोर 10। तो जब हम 4 वाली लाइन पे आएंगे ना, तो हाँ हमें टोटल स्कोर 10 या 10 से ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि 4 वाली लाइन पे 4,6 मिल जाएगा आपको, ठीक है, 4,6 10, फिर 4 वाली लाइन भी खत्म। फिर आप 5 वाली लाइन पे आओ, 5 वाली लाइन पे क्या 5 1 नहीं लोगे, 5 2 नहीं, 5 3 नहीं, 5 4 नहीं, 5 5 हाँ, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक 5 5 और एक मिल जाएगा 5 6, क्योंकि 10 और 10 से ज़्यादा टोटल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या करो, 6 वाली लाइन पे आ जाओ, तो 6 वाली लाइन पे जाओगे तो 6 4 6 5 एंड 6 6, तो ये आपके आउटकम्स हैं बी में। क्या इसको बनाने में किसी को कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ, तो बताओ ज़रा मुझे, है क्या, सब ठीक है ना। डाइस को 2 बार फेंका है तो वो 36 आउटकम आपको बनाने आने चाहिए, और मैं तो कहती हूँ आपको से दिख जाने चाहिए, ठीक है, और उसमें से जो भी आपको चाहिए उन्हें ले लो और अपने आंसर में लिख दो, ठीक। फिर क्या करना है हमें, हमें तो ये बताना है क्या ये लोग इंडिपेंडेंट हैं। तो एक काम करो ना, आप ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल के रख लो। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, जो इन दोनों में कॉमन है, क्या है कॉमन, 5 5 एंड 6 6, इसके अलावा तो कुछ कॉमन मिलेगा ही नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी में आप लिखेंगे 5 5 6 6, ठीक है, सब ठीक, ओके। तो ये आपका इंटरसेक्शन बी आ गया। अब बस आपको इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो सबसे पहले ए को पकड़ते हैं और ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखो अब आपकी जो डाइस है ना वो लोडेड डाई है और अलग अलग प्रोबेबिलिटी दे रही है, किसी की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, किसी की 0.1 है, किसी की 0.3 है। तो यहाँ पे आप लोग अपना बचपन वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, फेवरेबल बाय टोटल आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैसे निकालोगे प्रोबेबिलिटीज, आप यहाँ पे जैसे कि 1 1 की प्रोबेबिलिटी बतानी है, आप हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ऐड करोगे और फिर जाके पीए की प्रोबेबिलिटी बताओगे, ठीक है। बचपन में क्या करते थे, जब आपकी डाइस फेयर होती थी तो फेवरेबल बाय टोटल, लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं चलेगा क्योंकि डाइस आपकी फेयर नहीं है, आपकी अनबाइस्ड डाई नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जब ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इन सभी एलिमेंट्स की मैं प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करके फिर आंसर दूंगी। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 3, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 6। इस तरीके से आप लिखेंगे, सब सही है, ओके। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 1 कैसे लिखे मैम, क्वेश्चन ने तो हमें सिर्फ 1 की प्रोबेबिलिटी दी है, आप तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 1 कह रहे हो, तो इसे ब्रेक करो। आप कैसे ब्रेक करोगे, ऐसे ब्रेक करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, ठीक, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। आगे चलते चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। तो ये मेथड भी आप लोगों को आना चाहिए, तो अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन ही ऐसा आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, उसके बाद प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, ठीक है। सब इधर आ जाओ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। अब तो सब कुछ है आपके पास। एक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.2, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.2 इंटू 0.2। 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 0.2 थी, तो 0.2 इंटू 0.2 प्लस 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.1, तो यहाँ क्या लिखोगे, 0.1 इंटू 0.1। 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास, 0.3, लिख दो, 0.3 इंटू 0.3। 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 0.1 ही थी ना, हाँ, 5 और 6 दोनों 1 है, 0.1 लिखो। यहाँ लिखोगे 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.1 इंटू 0.1, ठीक है।
तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं यहाँ पे जब आपकी डाइस कैसी हो, बाइस्ड हो, और क्वेश्चन में गिवन है कि इतने इतने नंबर्स की ये प्रोबेबिलिटी है। तो 0.2 इंटू 0.2 क्या मिलेगा आपको, 0.04 प्लस 0.04। अब ये तो कैलकुलेशन है, मुझसे फास्ट कर लेते हो आप लोग इसे तो, ठीक है। तो 0.09 प्लस 0.01 प्लस 0.01 कितना आ रहा है, 4, 4, 8, 9, 10, 11 और 0.11 कितना आ रहा है, 0.20 आ रहा है ना, देखो 9, 1, 0.10, 8, 9, 10, हाँ तो 0.20 ये आपकी आ रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ऐसे ही आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करोगे। तो आ जाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं अपन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या क्या होगा, तो बी में क्या क्या आउटकम थे, 4, 6, तो लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4,6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5,5 क्योंकि बी में वो एलिमेंट्स थे जिनका सम 10 या 10 से ज्यादा है, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा बताओ, 6, 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, 4 के बाद क्या, 6, 5, 6, 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, 6। कोई समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी नहीं है, सब ठीक। अब क्या करेंगे हम, अलग अलग कर दो इन्हें, तो क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस इधर आ जाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, आगे चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, इसे भी ब्रेक कर दो, कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, खत्म तो हुआ ही नहीं है, आगे भी आ जाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, ठीक। तो 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 0.3, 6 की थी 0.1, लिखो यहाँ पे, सो 0.3, 0.1, 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी, 0.1, आ जाओ 0.1, 0.1, 0.1, 6 की प्रोबेबिलिटी भी 0.1। बस अब कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन है, प्रोबेबिलिटीज को बस आपको रखते जाना है। 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी, 0.3, बस रखो, ये 6 की क्या थी, 0.1 थी ना, प्लस, ठीक है, अगेन 0.1, 0.1। तो कैलकुलेशन चेक कर लेना, प्रोबेबिलिटीज देख लेना एक बार, 4 की 0.3, 3, 5, 6 की 0.1 और एक और 2 की थी 0.2, तो सब ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा 0.03 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.01 प्लस 0.01, ऐड कर दो, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 0.10, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ रही है। अब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ 2 एलिमेंट्स थे, कौन कौन, 5, 5 प्लस 6, 6, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी ब्रेक करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, और इनकी वैल्यूज आपके पास है, कितनी है, 5 और 6 की प्रोबेबिलिटीज 0.1, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.1 इंटू 0.1, ठीक है, कितना आ रहा है, 0.01, 0.01 यानी कि 0.02, ये आ रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम जानते हैं कि आपके इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होते हैं, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो एक काम करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जरा बताना कितनी आ रही थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, बी की प्रोबेबिलिटी 0.10 और 0.20, चलो सो यहाँ पे लिखोगे आप लोग 0.20 इंटू 0.10, तो ये कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई तो करो, 20/100, 10/100 मतलब 200 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100,
एक 100 गया, 2/100 यानी कि 0.02। बहुत अच्छी बात है। और ये 0.02 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। इसका मतलब तो ये हो गया कि दोनों आपस में कैसे हो गए, दोनों आपस में बराबर हो गए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.02 और ये ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी भी 0.02 थी। तो हम कह सकते हैं कि यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब इवेंट्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। कोई दिक्कत, सब ठीक है क्वेश्चन में? ओके, कोई परेशानी तो नहीं है? चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जब भी डाइस आपकी इस तरीके की है, फेयर डाइस नहीं है, अनबायस्ड नहीं है, तो आप लोग ना इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालते हो और ये कंसेप्ट आपने क्लास 11th में सीखा है। ओके, सो आई होप क्वेश्चन क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, रिफर टू एक्सरसाइज 1 अबव, मतलब पहले वाले क्वेश्चन को देख लो जाके। इफ द डाई वर फेयर, अगर आपकी डाइस फेयर थी, अभी कैसी थी, लोडेड थी, मतलब कि बायस्ड थी। अभी डाइस कैसी है, फेयर है। तो फेयर है मतलब अनबायस्ड है। डिटरमाइन वेदर और नॉट द इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो वही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इस बार हमने क्या किया, फेयर डाइस ले ली। तो फेयर डाइस ले ली मतलब हर एक आउटकम इक्वली लाइकली होगा। इक्वली लाइकली अगर है तो बचपन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्या, फेवरेबल बाय टोटल। ठीक है, तो हमारे पास जो इवेंट ए था उसमें क्या क्या था, सेम नंबर्स आने वाले आउटकम्स, राइट। 1 1, 2 2, 3 3, यहाँ पे क्या 4 4, फिर 5 5 और उसके बाद 6 6। तो सेम नंबर्स जहां आते हैं वो लिखे थे आपके इवेंट ए में। बी में क्या रखना था हमें कि सम 10 या 10 से ज्यादा मिले। तो यहाँ पे हमें मिला था 4,6, 5,5, 5,6, 6,4, उसके बाद क्या 6,5, 6,6। ठीक, इन दोनों में कॉमन क्या है, इनका इंटरसेक्शन भी निकाल लो। सो ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन है दैट इज 5 5 एंड 6 6। तो ये हमने पूरा डेटा लिख दिया। अब इनने बोला है कि जो डाइस आपने फेंकी थी इट वॉज फेयर। जल्दी से बताओ क्या इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो जरा मुझे ये बताओ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी, ए की प्रोबेबिलिटी बताओ आप लोग। आप गिनोगे फेवरेबल 1 2 3 4 5 6, फेवरेबल है 6, टोटल है कितने, 2 टाइम्स फेंका है ना डाइस को, 36। तो आप कहोगे 6/36 मतलब 1/6। यस और नो, 6/36 कहोगे। मैम एक बार मुझे इस क्वेश्चन में जो आपने प्रीवियस मेथड लगाए थे ना उससे बताओ, क्या सच में इस बार भी 6/36 आएगा? क्या उस मेथड को हम इक्वली लाइकली वाली में भी लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हो। सुनो, फेयर डाइस है मतलब एक आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, एक आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, इनका होता है इंटू 1/6 इंटू 1/6 1/36 प्लस 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू 1/6 मतलब 1/36। तो 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36 एंड सो ऑन करते करते यहाँ पे 1/36। तो कितनी बार ऐड कर रहे हो, 6 बार, तो 6/36 आया। ठीक है, तो अगर इक्वली लाइकली है तो आप आसानी से बचपन वाला फॉर्मूला लगा सकते हो और इस मेथड से करना है तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डन। अब आ जाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगेन आपकी डाइस फेयर है, कोई टेंशन की बात नहीं है, सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं। तो आप काउंट कीजिए, फेवरेबल डिवाइड कर दो टोटल। मैम ये टोटल 36 कैसे आ रहा है? मुझे पता है आप में से किसी ने भी क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि आपको पता है कि हम डाइस को 2 बार थ्रो करते हैं तो 6 की पावर 2 मतलब 36 आउटकम्स आते हैं टोटल 36। ठीक है, सो फेवरेबल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना है 36 यानी कि 1/6। ओके, अब यही सॉल्व कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं अपन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं फेवरेबल, ए इंटरसेक्शन बी में कितने आउटकम्स हैं, 1 2, राइट। सो 2 टोटल कितना 36 मतलब 1/18। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पी ए इंटू पी बी करूं, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मल्टीप्लिकेशन करूं और मुझे 1/18 मिल जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 1/6, ये तो 1/36 होगा।
एंड 1/36 इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 1/18, इसका मतलब तो ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ये कि मेरे ये जो इवेंट है, मतलब जब मेरी डाइस पेयर हो गई ना, तो इवेंट्स मेरे इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। यहाँ पे नॉट लिख लें और फिर इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग लिख लें। कोई समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी कुछ तो नहीं है? सब ठीक है? ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप क्वेश्चन 1 एंड 2 एकदम अच्छे से क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स ए एंड बी अकर इज 0.6। तो एटलीस्ट एक इवेंट या तो ए या तो बी अकर करे, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। एटलीस्ट है ना, तो एटलीस्ट एक का मतलब क्या है? या तो कोई एक या तो दोनों, राइट? मैक्सिमम 2 हैं आपके पास। तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने जो आपको ये शब्द लिख के दिया है ना कि एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स ए एंड बी अकर इज 0.6, यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है 0.6। या तो आप इसे पढ़ के समझ के डिकोड कर सकते हो, और अगर आपको इसमें परेशानी जाती है तो कंसेप्ट वीडियो में एक पूरा चार्ट था, वहां पे हमने पूरा डिस्कस किया है कि अगर ऐसा लिखा है तो इसका नोटेशन ये होता है, आप उसे भी देख सकते हो। वैसे ये चीज बहुत क्लियर है। क्लियर है कि नहीं? पहले तो ये बताओ। साफ साफ इनने कहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स ए एंड बी अकर, तो एटलीस्ट एक, दोनों भी तो अकर कर सकते हैं, एक या एक से ज्यादा, मतलब ए यूनियन बी। सो आपके पास क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और वो कितनी है? 0.6। ठीक, फिर क्या लिखा है? इफ ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली विद द प्रोबेबिलिटी 0.3। अब ए एंड बी दोनों अकर कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना गिवन है? 0.3। यहां तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? चेक करो। इफ ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली विद द प्रोबेबिलिटी, मतलब दोनों अकर कर रहे हैं, दोनों अकर कर रहे हैं, मतलब उनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, और वो कितनी है? 0.3। क्या चाहिए आपको? आपको ये चाहिए। ठीक है मैम, इससे ये कैसे मिलेगा? ये क्या होता है? ए बार, मतलब नॉट ए। ठीक है, और हम लोग एक रिलेशन जानते हैं। क्या रिलेशन जानते हो आप लोग? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए बराबर होता है 1 के। जानते हो कि नहीं? इसी तरीके से आप लोग जानते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी बराबर होता है 1 से। तो कहीं ना कहीं देखना इस क्वेश्चन में ये यूज आएगा। इससे पहले भी हम ये सोचते हैं कि यार ये यूनियन और इंटरसेक्शन तक यहाँ पे कैसे पहुंचे, है ना? तो सुनो, मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था कंसेप्ट वीडियो में, और वो आप 11th में भी सीख कर आए हो। क्या जानते हो आप लोग? आप जानते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है? 0.6 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.3 जितनी। इसको उठा के यहाँ लेकर आओ तो कितना हो जाएगा? 0.9, एंड दिस इज इक्वल टू माई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन मैम ज़्यादा खुश आप नहीं हो सकते, क्योंकि हमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार चाहिए। ये तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। अरे खुश हो सकते हैं अपन, वो देखो ना, यहाँ से आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू बताओ ज़रा। शिफ्ट करना तो अपन जानते ही हैं, मैथ्स वाले स्टूडेंट है अपन, राइट? तो ये सारे काम तो अपन अच्छे से कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी यहाँ से? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, है ना? इसको यहाँ फिक्स रखा, इसको घुमा के वहां ले गए। फिर आ जाओ यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताओ मुझे कितनी आएगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। बस पी ए और पी बी की वैल्यू रख दो। पी ए की वैल्यू क्या है आपके पास? दिस इज 0.9 इज इक्वल टू, पी ए की वैल्यू है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस पी बी की क्या वैल्यू है? पी बी की वैल्यू है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार।
यहाँ तक किसी को कोई दुख तकलीफ परेशानी कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसको हटा सकती हूँ। यस मैम, वो तो हम वैसे भी जानते थे। चलो ठीक है, रिकॉल कर लिया एक बार, तो रखो वहाँ पे वैल्यूज को। 1 + 1 कितना होता है? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है 12th क्लास में। सो 1 + 1 क्या है? 2। इसको उठा के वहाँ ले जाओ, तो 0.9 - 2, राइट। दोनों से नेगेटिव कॉमन लेंगे हम, हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। ओके, यहाँ अच्छा लग रहा है क्या? ये नहीं, वहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओगे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो 2.00 माइनस 0.9 क्या होगा? ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे, तो 1.1, ठीक। तो पॉजिटिव का 1.1 आ रहा है वैल्यू किसकी? ये नेगेटिव का साइन है, ठीक है। किसकी वैल्यू आ रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। कोई परेशानी तो नहीं, सब ठीक है। कितना आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इज इक्वल टू 1.1। आई होप ये क्वेश्चन बहुत इजी है। जो यहाँ आपका ये लोग चेक कर रहे थे ना, वो ये था कि आप इस लैंग्वेज को पढ़ के ये कंक्लूड कर पा रहे हो, या फिर ये साइमल्टेनियसली ए एंड बी अकर कर रहे हैं, तो इसे मैथमेटिकली आप कैसे लिखोगे, ये आप समझ पा रहे हो या नहीं। तो ये क्वेश्चन अच्छा खासा आपका 1 या 2 मार्क्स में आ जाता है पेपर में। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। बहुत सारी नोटेशन है, वो हमने डिस्कस किया है, तो आप उसको एक बार जरूर जाके चेक कर लेना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करो। अ बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स एंड 3 ब्लैक मार्बल्स। ठीक है, 3 मार्बल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो कंसेप्ट वीडियो देखा है ना, तो आपने क्या शब्द पकड़ा होगा यहाँ पे? विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक, कितनी मार्बल्स निकाल रहे हो? 3 मार्बल्स आर ड्रॉन 1 by 1। एक मार्बल, दूसरी मार्बल एंड तीसरी मार्बल कैसे निकाल रहे हो? विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे एक से ज्यादा काम एक साथ हो रहा है, राइट। तो ये किस क्वेश्चन के ऊपर, किस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, या फिर किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन? बिल्कुल सही जवाब, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। याद आ गया? विदाउट रिप्लेसमेंट आपने पढ़ लिया, और आप लोग 3 मार्बल्स निकाल रहे हो, एक से ज्यादा काम हो रहा है, ठीक है, साइमल्टेनियसली। सो 3 मार्बल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द 3 मार्बल्स ड्रॉन बी ब्लैक? आप 3 मार्बल्स निकाल रहे हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक मार्बल ब्लैक आ जाए? आप बैग में से कितनी मार्बल निकाल रहे हो? 3। ये लोग पूछ रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी कि कम से कम एक ब्लैक आ जाए। तो यार एक ब्लैक आ जाए, इसका क्या मतलब है? या तो एक ब्लैक आ जाए, या 2 ब्लैक आ जाए, या तीनों ब्लैक आ जाए। फिर आगे भी इन्हें कुछ कंडीशन बोली है, इफ द फर्स्ट मार्बल इज रेड, और ये बोल दिया है कि हमेशा पहली मार्बल तो रेड ही निकल रही है। ठीक, आपको कितनी मार्बल्स निकालनी है? बैग में से 3 मार्बल्स निकालनी है, जिसमें से पहली मार्बल तो रेड ही आ रही है। अब बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट वन ऑफ द 3 मार्बल्स इज ब्लैक। मतलब इसकी पोजीशन तो गई, ये तो हर बार रेड है, अब ब्लैक की फाइट या तो यहाँ पे आएगी, तो एटलीस्ट एक ब्लैक मिले। तो मैक्सिमम कितनी ब्लैक मार्बल मिल सकती है आप लोगों को? 2, क्योंकि 2 ही पोजीशन बची है ना आपके पास। तो या तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको रेड मार्बल मिल गई हो, यहाँ ब्लैक मिल जाए, है ना, एक ऐसा केस बन सकता है। या फिर एक ऐसा केस बन सकता है कि रेड मार्बल है, यहाँ पे आपको ब्लैक मिल गई, फिर यहाँ पे आपको रेड मार्बल मिल गई। या फिर ऐसा हो सकता है कि देखो पहली पे तो रेड मिली ही है, या तो सेकंड पे ब्लैक और तीसरी पे भी ब्लैक मिल जाए। तो ये 3 केसेस पॉसिबल है इस क्वेश्चन में, ठीक, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ना अरेंजमेंट में भी फर्क पड़ता है, किस वे में आपको चीजें बाहर मिल रही हैं, तो वो सारी चीजें की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी होती है। आप सिर्फ एक केस लेके खुश नहीं हो सकते हो, आपको सारे केस कंसिडर करना होता है, ठीक। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक बैग में ना 5 रेड मार्बल थी, 3 ब्लैक मार्बल्स थी, ओके, जिसमें से हम लोग 3 मार्बल्स बाहर निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब एक साथ साइमल्टेनियसली 3 काम हो रहे हैं, और वो भी कैसे हो रहे हैं? विदाउट रिप्लेसमेंट। इतना पढ़ के हमें ये चीज तो क्लियरली हमें समझ में आ गया है कि क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का है, ठीक। फिर बोलते हैं क्या ये लोग कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट वन ऑफ द 3 मार्बल्स ड्रॉन बी ब्लैक, कि कम से कम
तीनों में से ना एक तो ब्लैक मिल जाए, तो मैक्सिमम कितनी मिल सकती है मैम? 3 नहीं, 2 मिल सकती है, क्योंकि आगे इन्हें बोला है कि फर्स्ट मार्बल तो रेड है, फर्स्ट मार्बल तो रेड है। अब बताओ कि कम से कम एक ब्लैक मार्बल मिलने की क्या चांसेस हैं? तो कितनी पोजीशंस हैं? 2। हो सकता है एक ब्लैक मिल जाए, हो सकता है 2 ब्लैक मिल जाए, लेकिन किस ऑर्डर में मिल रही है वो भी इंपॉर्टेंट होता है प्रोबेबिलिटी में। तो हमने ये पूरा अरेंजमेंट यहाँ करके रख लिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कुछ इवेंट्स को डिफाइन करते हैं अपन। ओके, तो क्या इवेंट होगा आप लिख लो, फॉर i इज इक्वल टू 1 2 3, क्योंकि आपके पास 3 चांसेस हैं, आप 3 मार्बल्स ड्रॉ कर रहे हो। अब ये मार्बल्स का जो सीक्वेंस मैंने यहाँ बनाया है ना, उसको यहाँ रफ में बना लेती हूँ एक बार, कि पहली रेड, दूसरी रेड, तीसरी ब्लैक, है ना, इस ऑर्डर में मिल रहा है आपको। या फिर पहली रेड, या फिर का मतलब क्या होता है? यूनियन, राइट। या फिर पहली रेड, फिर ये क्या लिखा है? ब्लैक, फिर रेड मिल जाए थर्ड पोजीशन पे, या फिर रेड ब्लैक ब्लैक। तो इस ऑर्डर में कुछ मार्बल्स मिल सकती हैं। ये 3 केसेस आपको लेके चलना है। अब आपको इवेंट डिफाइन करना भी आना चाहिए। तो हमने देखा यार 3 मार्बल्स निकल रही हैं, तो फॉर i इज इक्वल टू 1 2 3 लेट ri, ठीक है, डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड मार्बल, इन ith ड्रॉ। तो ith ड्रॉ में आपको रेड मार्बल मिली। तो i क्या है? 1 2 3। अगर मैं R1 लिखूंगी इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ड्रॉ में रेड मार्बल, 2 लिखूंगी मतलब सेकंड ड्रॉ में रेड मार्बल, 3 लिखा मतलब थर्ड ड्रॉ में रेड मार्बल, ठीक है। तो ये तो Ri हो गया। फिर आप लिखेंगे लेट bi डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या लिखोगे? ब्लैक मार्बल इन ith ड्रॉ। ith ड्रॉ में आपको ब्लैक मार्बल मिल रहा है, ठीक। सो लेट bi डिनोट द इवेंट, पूरा लिखना, ऑफ गेटिंग ब्लैक मार्बल इन ith ड्रॉ। अब सब ठीक है। सो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी। तो लिखना आप लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताओ क्या होगी आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? वो तीनों केस। तो आप लिखोगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिखेंगे हम? R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन R3, क्यों? B3 लिखोगे ना, B3। इसका क्या मतलब है? पहली ड्रॉ में रेड, दूसरी ड्रॉ में रेड, तीसरी ड्रॉ में ब्लैक, ठीक है। या फिर मतलब यूनियन, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली ड्रॉ में रेड, दूसरी ड्रॉ में ब्लैक, तीसरी ड्रॉ में रेड, ठीक है। अरे इंटरसेक्शन तो बनाओ। वैसे इंटरसेक्शन नहीं भी बनाओगे तो वो अंडरस्टूड होता है, लेकिन ठीक है बना लो आप लोग। यहाँ पे ना ऐसे ब्रैकेट भी बना लो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। B2 R3 यूनियन। नेक्स्ट केस क्या बनेगा आपका? नेक्स्ट केस आपका बनेगा क्या कि पहली ड्रॉ में रेड, दूसरे ड्रॉ में ब्लैक एंड तीसरे ड्रॉ में भी ब्लैक। तो देखो अपने आप ही एंड बोला अपन ने, और एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन, ठीक। चलो, सो आई होप यहाँ किसी को ना कोई परेशानी नहीं है। तो आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके मिलेगी। अब आप लोग क्या करना है यहाँ पे, ये जो इवेंट है ना आपके कैसे रहेंगे, इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हो एडिशन में। मतलब आप यहाँ लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन B3 प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन R3, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके से प्लस बना के लिख सकते हो। फिर प्लस क्या लिखोगे आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन, क्या लिखा है? B3। तो बस ये आपको फाइंड करना है, आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, फिर उसकी और फिर उसकी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो ये तो आपके रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। मैं एक एक को फाइंड करके फिर जाके इसी एक्सप्रेशन में डाल दूंगी तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज माई रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी और इसे एक्सप्रेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं।
सबसे पहले चलो इसे फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिखेंगे आप, प्रोबेबिलिटी की पहली रेड एंड दूसरी रेड एंड तीसरी ब्लैक कैसे मिलेगा बताओ, विदाउट रिप्लेसमेंट है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। आप कहोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली रेड इनटू प्रोबेबिलिटी पहली रेड आ चुकी है तो दूसरी रेड आ जाए, फिर लिखोगे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या पहली रेड एंड दूसरी रेड आ गई है तो तीसरी मेरी कैसी आ जाए, ब्लैक आ जाए। याद है ना थ्योरम, बस वो ही लगा दिया आपने। तो यहाँ पे रखो वैल्यूज। तो कितनी रेड बॉल्स थी आपके पास, 5 रेड थी 3 ब्लैक थी, 5 रेड, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन 5 रेड ओके 3 ब्लैक, तो टोटल कितनी होगी 5 3 8। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पहली रेड बॉल, टोटल है 5, सॉरी फेवरेबल है 5, टोटल है 8, तो 5/8 इनटू पहली रेड बॉल आ चुकी है, रिप्लेसमेंट नहीं किया, मतलब नंबर ऑफ बॉल्स तो कम हो गई, लेकिन अब आपको दूसरी रेड बॉल चाहिए, तो नंबर ऑफ रेड बॉल भी कम हुआ होगा क्योंकि एक रेड बॉल जा चुकी है। तो कितनी रेड बॉल बची, 4, तो आप यहां लिखोगे 4 इनटू पहली रेड दूसरी रेड जा चुकी है, मतलब नंबर ऑफ बॉल्स में 2 की कमी आ चुकी है, 6 लिखोगे। तीसरी बॉल कैसी मिली है आपको, तीसरी बॉल आपको मिली है ब्लैक, और ब्लैक बॉल्स कितनी है वहां पे 3, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन R3 आपको मिल जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन यही कर लेते हैं अपन लोग। सो कितना आ रहा है ये, 4 1 जा 4 2 जा, चलो कट करो, 3 1 3 2 3 1 3 2, ठीक, 2 1 2 2 2 1 2 4, तो 5/4 7 जा कितना 28, 5/28 आ रहा है पहले वाले केस की प्रोबेबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, क्या लिखा था, पहली रेड दूसरी ब्लैक तीसरी रेड, तो लिखो प्रोबेबिलिटी पहली रेड एंड दूसरी बॉल ब्लैक एंड तीसरी बॉल रेड, तो कितनी मिलेगी आपको, लगाओ, विदाउट रिप्लेसमेंट है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आएगा। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल रेड इनटू प्रोबेबिलिटी, बातें करो, पहली रेड आ गई तो दूसरी ब्लैक मिल जाए, फिर प्रोबेबिलिटी कि पहली रेड आ गई दूसरी ब्लैक आ गई तो तीसरी बॉल हमें रेड मिल जाए, ठीक है। रखो वैल्यूज। तो पहली रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी अगेन 5/8, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो नंबर कम हो जाएगा, यहाँ पे 7। अब आपको क्या चाहिए, ब्लैक, ब्लैक कितनी है 3 इनटू, फिर क्या चाहिए आपको, रेड, तो रेड एक कम हो गई यानी 4, सो 4/6। सिंप्लीफाई करो इसको, आपको इसका आंसर मिल जाएगा 4 1 जा 4 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 2 जा 4 4 7 जा 28, और क्या कट किया था वो भी अपन भूल गए, आ जाओ। तो यहाँ पे लिखोगे आप 4 1 जा 4 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, सब गया, तो 5 7 4 जा 28, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी निकली है, ये प्रोबेबिलिटी आपको मिली है R1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन R3, सब ठीक है, R1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन R3। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। तीसरा केस क्या है, पहली रेड दूसरी ब्लैक तीसरी ब्लैक, क्योंकि एटलीस्ट एक ब्लैक चाहिए ना, तो आप लिखोगे तीसरा केस, आ जाओ। सो तीसरा केस में क्या आएगा आपको, देखो, सो आप लिखेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पहली रेड दूसरी ब्लैक तीसरी ब्लैक, तो इसे कैसे लिखोगे, चलो, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल रेड, फिर अगर पहली बॉल रेड आ गई तो दूसरी बॉल हमें ब्लैक मिल जाए, फिर तीसरी बॉल ब्लैक मिल जाए, पहली रेड और दूसरी ब्लैक बाहर जा चुकी है, ठीक है। तो वैल्यूज रखो यहाँ पे 5/8 इनटू ब्लैक कितनी थी 3, तो 3/7 इनटू 2/6, सब ठीक है। नंबर्स यहाँ कम होते जा रहे हैं क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो इसे कट करो, कितना मिलेगा, 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 1 जा, सो 5 डिवाइडेड बाय 56 है ना, ठीक है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकली
ये निकली प्रोबेबिलिटी कि पहली रेड, दूसरी ब्लैक, तीसरी ब्लैक। सब ठीक। अब क्या करना है, अब आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में मतलब इक्वेशन 1 में जाके इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और खुश हो जाना है क्योंकि आंसर आ चुका है। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन 1 में इन सब की वैल्यूज रखो, ठीक है। सो पहले वाली की वैल्यू कितनी निकली थी, कितनी थी 5/28, 5/28। चलो आ जाओ। सो आप लिखेंगे यहाँ पे 5/28 प्लस 5/28 प्लस 5/56। एलसीएम कितना आएगा, 56 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, 28 2 5 10 प्लस 10 प्लस 5, तो ये मिला आपको 25/56। तो ये आ रही है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 25/56। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से समझो और फिर चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं अपन। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। तो आपके लिए काम की चीज क्या है कि हमने 2 डाइस को थ्रो किया है। कितनी डाइस है, 2 डाइस, ओके। एंड द टोटल स्कोर इज नोटेड। अब 2 डाइस को फेंका है तो टोटल स्कोर नोट किया, मतलब अगर मैं डाइस को थ्रो कर रही हूं तो मेरे पास आउटकम्स क्या क्या होते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो इनमें जब भी इनको थ्रो किया ना, अगर 1 1 आया तो क्या टोटल स्कोर था उसे लिख दिया, 1 + 1 2, इस तरीके से, ओके। द इवेंट्स E, F एंड G। अब देखो, आप चाहते हो बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना, तो ये 2 डाइस जब आपने इन्हें थ्रो किया है ना, आप इसकी सैंपल स्पेस बना सकते हो। इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे ये हम जानते हैं, 6 की पावर 2 मतलब 36 एलिमेंट्स होंगे इनके सैंपल स्पेस में। और कैसे सैंपल स्पेस बनाते हैं मैंने आपको ये भी सिखा के रखा है, तो कोई टेंशन की बात है नहीं। अगर आप बनाना चाहते ही हो तो चलो आ जाओ बना लो, और नहीं भी बनाओगे तो आई डोंट थिंक कोई इश्यू आएगा, ठीक है। अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो चलो बना लेते हैं। तो इसके सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स आएंगे बहुत सारे आएंगे, वो क्या क्या होंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। ऐसे ही आपको आगे चलना है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। तो अभी क्योंकि मुझे आपको समझाना है, ठीक है, तो इसीलिए मैं ये बना रही हूँ। लेकिन अगर आप इसे नहीं भी बनाएंगे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कम से कम इतना आपको लिख देना है कि इसके जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स होंगे दे विल बी 36, ओके। सो 3 4 3 5 3 6। आगे आ जाओ। ये किसी को दिक्कत तो नहीं है ना कैसे बनाते हैं ये अपन, ये हमने पूरा डिस्कस किया है अपने कंसेप्ट वीडियो में। 4 3 4 4 4 5 एंड दिस इज योर 4 6। आगे आ जाओ, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, ओके, एंड दिस इज योर 5 6। लास्ट रो में क्या आएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो जब भी आप 2 डाइस को रोल करते हो तो ये इतने सारे आउटकम्स आते हैं। तो ये कितने आउटकम है, 6 की पावर 2 मतलब 36। तो हमारे पास यहाँ पे सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 36, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ इवेंट्स इन्हें हमें डिफाइन करके दिए हैं। पहला इवेंट क्या है, द इवेंट E, F एंड G आर रिस्पेक्टिवली है टोटल ऑफ 4। मतलब E इवेंट में हमें क्या क्या एलिमेंट लेने हैं सैंपल स्पेस से, क्योंकि हम लोग जानते हैं इवेंट क्या होता है, इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो इस ई इवेंट में हमें क्या रखना है, हमें उन ऑर्डर्ड पेयर्स को उठाना है जिनका टोटल क्या है, 4 है, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहली रो से पकड़ो आप 1 3, ठीक है, फिर तो कहीं मुझे 4 मिलेगा नहीं पहली रो में। दूसरी रो को पकड़ो आप लोग तो 2 2 आप ले लेंगे तभी आपको 4 मिलेगा। और कोई पेयर दिख रहा है दूसरी रो में, नॉट पॉसिबल। थर्ड रो में आप लोग आइए, तो थर्ड रो में जो आपको पेयर नजर आ रहा है दैट इज 3 1, और इसके बाद आपको कोई भी एक ऐसा पेयर नहीं मिलेगा जिसका सम 4 हो। आप खुद ही चेक कर सकते हो, ओके। तो ये चीजें अगर आप मन में करते ना तो बहुत अच्छी बात थी, अगर नहीं कर पा रहे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, प्रैक्टिस करते चलो, आप ये इवेंट अपने आप बना लोगे विदाउट सैंपल स्पेस, ओके। लेकिन अगर सैंपल स्पेस बना भी दोगे ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत कोई टेंशन की बात नहीं है, आप बना सकते हो, ठीक है।
अब आ जाते हैं हम लोग एफ पे। एफ क्या है? अ टोटल ऑफ 9 और मोर। एफ में आपको उन ऑर्डर्ड पेयर्स को सैंपल स्पेस में से उठाना है जिनका सम 9 या 9 से ज्यादा है। ठीक है, तो देखो पहली वाली रो में तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि मैक्सिमम सम क्या है? 7 है। ठीक है, दूसरी रो में मैक्सिमम सम तो 8 है, 6 + 2 8, कुछ भी नहीं आएगा। यहां से ले लो। थर्ड रो से हम उठाएंगे 3,6 क्योंकि 9 है। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा थर्ड रो से। फोर्थ रो में आ जाइए आप लोग। 4 5 एंड 4 6 ये दो पेयर्स आएंगे क्योंकि 4 एंड 5 आपको 9 दे देंगे एंड 4 एंड 6 आपको क्या दे देंगे? 10 दे देंगे। ठीक है, तो इस रो का भी काम खत्म। अब आ जाइए सेकंड, मतलब लास्ट सेकंड रो पे। यहाँ पे आओ, किस किस को उठा लिया अपन? 5 4, 5 + 4 9 हो जाएगा। फिर आप ले लो 5 5 और उसके बाद क्या लिखा है? 5 6। तो ये एलिमेंट्स हमें मिल गए लास्ट सेकंड रो से। ठीक है, तो अगर सैंपल स्पेस बना लेते हैं ना तो बस थोड़ी आसानी हो जाती है, हमसे कोई भी पेयर मिस नहीं होगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे सम 9 और 9 से ज्यादा कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? 6 3 है ना, 6 + 3 9, 6 + 4 10, उसके बाद आप आ जाओ 6 5 एंड ऑफ कोर्स 6 6। तो सैंपल स्पेस बनाने का ये प्रॉफिट है। थोड़ा सा टाइम जरूर लेता है ये, लेकिन उसके बाद आप वहां गलती नहीं करोगे, है ना। ओके, ई एफ हो गया। अब आ जाते हैं जी पे। जी में क्या रखना है हमको? जी में रखना है अ टोटल डिविजिबल बाय 5। उन ऑर्डर्ड पेयर्स को उठा लो जहां पे उनका टोटल जो भी आए 5 से डिविजिबल हो, मतलब 5 के टेबल में आता हो। 5 1 जा 10 15 20 इस तरीके से। तो पहली रो में देखो, क्या आपको कोई ऐसा सम नजर आ रहा है जो 5 से डिविजिबल हो? 1 4। 1 4 क्या देगा आपको? 1 4 आपको देगा 5 एंड 5 विल बी डिविजिबल बाय 5। 1 5 नहीं, 1 6 नहीं। नीचे आओ, 2 3 यस। सेकेंड रो से आपने 2 3 उठा लिया क्योंकि वो 5 हो जाएगा। इसके अलावा 2 4 6, 2 5 7, 2 6 8 नहीं। यहाँ पे किसी को उठाए क्या? 3 2, क्योंकि 3 एंड 2 क्या देगा आपको? 5 देगा और 5 विल बी डिविजिबल बाय 5। और कोई आएगा क्या? नहीं। 4 पे आ जाओ। यहाँ पे हमें किसको लेना चाहिए? मैम 4 1 को उठा लो। ठीक है जी, 4 1 को उठाया। और किसी को लेना है क्या? चेक करो, ऐसा पेयर उठाओ जो 5 से डिविजिबल हो। 4 1, 4 2, नहीं नहीं, हाँ 4 6। 4 6 उठा लो आप, क्योंकि 4 6 विल बी 10 एंड 10 विल बी डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे 5 वाले में किसको लेना चाहिए? 5 5 को, क्योंकि उसके अलावा तो 5 से कोई डिविजिबल होगा नहीं। जानते हो ना 5 से डिविजिबल नंबर? यस मैम, क्या बात कर रहे हो। ओके, यहाँ पे कुछ मिलेगा क्या? यहाँ कुछ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 6 4 मिलेगा। ओके, अब एक बार काउंट कर लेते हैं कितने आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो एक बार इवेंट बनाने के बाद मुश्किल से 1 या 2 सेकंड देना और एक बार ना चेक जरूर कर लेना, क्योंकि आपने इतनी मेहनत यहाँ करी और गलती से भी एक पेयर मिस हो गया, ठीक है, आपका क्वेश्चन फिर यहीं से गलत हो जाएगा, आगे चेक ही नहीं करेंगे वो लोग। तो इसीलिए आप जितनी स्टेप्स करते जा रहे हो पेपर में भी, तो उन स्टेप्स को ना एक बार देख लिया करो, ठीक है, कहीं हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। ओके, चलो, तो हमने EFG बना लिया। अब क्वेश्चन क्या था? हमने अभी तो क्वेश्चन आधा ही पढ़ा है। आ जाओ, क्वेश्चन क्या था? कैलकुलेट करो प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ G। बस ये करवा रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, एंड डिसाइड विच पेयर्स ऑफ इवेंट इफ एनी आर इंडिपेंडेंट। और ये बता दो कि कौन सा पेयर इंडिपेंडेंट है। तो पेयर कितने बनेंगे यहाँ पे? 3, एक EF वाला, FG वाला और एक EG वाला। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले पेयर भी बनाते हैं और फिर प्रोबेबिलिटी काउंट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ले लो E इंटरसेक्शन F। E इंटरसेक्शन F में क्या आएगा कॉमन? जरा देखो ध्यान से। 1 3 2 2 3 1 दूर दूर तक नहीं है, मतलब इनका इंटरसेक्शन तो मैम 5 है, 5 आ रहा है। और हम जानते हैं इंटरसेक्शन 5 है, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? 0। E इंटरसेक्शन F के बाद आप F इंटरसेक्शन G फाइंड कर लो मैम। F इंटरसेक्शन G कुछ कॉमन है क्या? चेक करो आप लोग। 4 5 4 6, 4 6 था अपने पास एंड 5 5 6 4 3 आ रहे हैं, चेक करो एक बार ध्यान से।
देखो 1 4 नहीं है, 3 6 नहीं है, 4 5 नहीं, 4 6, 4 6 इधर भी है, 5 5 एंड 6 4, तो 3 पेयर्स कॉमन आ रहे हैं इन लोगों में, और वो कौन कौन है? 4 6, ओके, 5 5, ठीक है, 6 4, ओके। सो F इंटरसेक्शन G में 3 पेयर्स कॉमन हमें मिल गए, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, कोई बताएगा मुझे क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन G? मैम डाइस कैसी थी? अगर मेंशन नहीं है तो फेयर है, ओके, अनबाइस्ड है, तो ठीक है मैम, बचपन वाला फॉर्मूला, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल है यहाँ पे 3 पेयर और टोटल आउटकम्स कितने होंगे हमारे? 36, मतलब कैंसिल आउट करें तो 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन G 1/12 आ रही है। एक और पेयर है ना, हमने EF FG, अब EG वाला पेयर बनाते हैं, ओके। सो जरा चेक करो आप लोग, E इंटरसेक्शन G में कितने एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं? 1 3 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 1 वो भी नहीं है, मतलब इनके बीच में भी कोई कॉमन नहीं है, यानी कि 5 है, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? 0 है। इसके बाद इनने क्या कहा था? क्वेश्चन ने कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E भी फाइंड करके रखो, ठीक है। E की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। कितने हैं फेवरेबल? 1 2 3, टोटल कितना है? 36, तो आप यहाँ लिखोगे 3/36, मतलब 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 6। फिर आ जाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ F पे। F में कितने एलिमेंट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फेवरेबल है 10, टोटल है 36, कैंसिल आउट कर दें क्या? 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 8 जा 16, 5/18। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ G, G की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, फेवरेबल है 7, टोटल है 36, तो 7/36, इतना काम कर लिया। फिर इनने क्या कहा था? इनने कहा था ये भी बता दो कौन सा पेयर इंडिपेंडेंट है, तो चलो सबसे पहले चेक करते हैं अपन EF वाले पेयर को। तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F के बराबर आ रहा है? नो मैम, E इंटरसेक्शन F और E इंटरसेक्शन G को तो आप चेक ही मत करो, क्योंकि इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो इन्हें इग्नोर कर दो। तो किसको चेक करो? जिसमें कुछ कॉमन आया था। आप एक काम करो, F इंटरसेक्शन G और FG वालों को चेक कर लो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G कितना आएगा? F की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/18, G की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7/36। मल्टीप्लीकेशन आता है? बिल्कुल आता है, जरा मल्टीप्लाई तो करो। 5 7 जा 35, 18 इंटू 36 में से करने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ, 36 एंड 18 कितना होगा बताओ तो जरा। 6 8 जा 48, 3 8 24, 28, 1 6 जा 6, भाई क्रॉस लगाओ, एंड 3, तो कितना आ रहा है? 8, ठीक। ये कितना? 8, 14, ठीक है, 14, यहाँ पे कितना? 3 4 5 6, 648, कुछ ऐसा आ रहा है क्या? 35/648। तो क्यों ही सॉल्व किया, साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये 35/648 आगे कट होना है नहीं, और ये इसके बराबर तो कभी जिंदगी में आने वाला है नहीं, ठीक है। आपको 1/12 तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये जो चीज हमारी आई है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू 1/12, दैट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन G। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन G इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G। नॉट इक्वल टू है, इक्वल टू क्यों बना रहे हो? मतलब नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो हमने जो इतनी मेहनत की इस क्वेश्चन में, नॉट इंडिपेंडेंट था हमारा आंसर, ठीक है। तो कोई डाउट किसी को, कोई परेशानी? छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था, जो जो क्वेश्चन ने कहा बस आपको वही काम करना था। इंडिपेंडेंट आपको पता ही है कैसे शो करते हैं, तो बस उसी कंडीशन को हम लाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन नहीं आया, ओके। 2 पेयर तो ऐसे थे जिनके बीच में कुछ कॉमन था ही नहीं, तो छोड़ दिया आपने उसको, ठीक है। चले आगे अगले सवाल पे आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, इजी सा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाई द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 times इज सेड टू हैव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्यों इस एक्सपेरिमेंट को, कौन से एक्सपेरिमेंट को, टॉसिंग अ कॉइन 3 times, आप ना एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हो, तो ये एक्सपेरिमेंट आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है मतलब बर्नौलीज ट्रायल क्यों है, राइट? क्योंकि अगर बर्नौलीज ट्रायल होगा तो ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। तो आपको जवाब देना है कि ये बर्नौलीज ट्रायल क्यों है। ठीक है, देखा जाए तो सोचते हैं, फिर आप दिमाग में सोचोगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तभी एप्लीकेबल होगा जब ट्रायल कैसा है, बर्नौली। और बर्नौलीज ट्रायल आपसे कहता है 4 बातें। क्या थी वो 4 बातें? सबसे पहले कि आपको बहुत ज्यादा फ्री नहीं होना है। नहीं मैम, ऐसा तो कुछ कहा नहीं उनने। अरे उनने कहा था कि आपके जो ट्रायल्स है ना, दे शुड बी फाइनाइट। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत फ्री हो और बस बैठ के कॉइन को टॉस करते जा रहे हो, रुक नहीं रहे। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है? तो अगर आपके ट्रायल्स फाइनाइट है तो ये पहली शर्त होती है किसी भी ट्रायल को बर्नौली ट्रायल होने के लिए। तो यहाँ पे क्या हम कॉइन को आराम से बैठ के ऐसे टॉस करते जा रहे हैं? नहीं मैम, सिर्फ 3 बार टॉस कर रहे हैं और उसके बाद कुछ और भी काम है तो उस काम में लग गए। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, टॉसिंग अ कॉइन 3 times। तो आप लिख दोगे यहाँ पे सबसे पहले कि ट्रायल शुड बी फाइनाइट एंड हियर वी आर टॉसिंग द कॉइन 3 times। लैंग्वेज में आपको आंसर लिखना है, ठीक है? तो आप लिख दोगे यहाँ पे एन क्या है मेरा, 3 कैसा नंबर है मैम? ऑड। अरे फाइनाइट है, ये बोलो फाइनाइट नंबर है, ठीक है? मतलब आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स कैसे हैं, फाइनाइट। तो पहली कंडीशन फॉर बर्नौलीज ट्रायल चेक। दूसरी कंडीशन क्या थी कि ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट। एक ट्रायल के होने से दूसरे ट्रायल की प्रोबेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जब मैं अपने कॉइन को पहली बार टॉस करती हूं तो हेड या टेल दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ है, ठीक है? मैंने टॉस किया, ओके, फिर मैंने फिर से टॉस किया। तो जब मैं फिर से टॉस कर रही हूं तो क्या पहले ट्रायल के हो जाने की वजह से कॉइन कहेगा कि नहीं अब हम हेड या टेल शो नहीं कर रहे, या हम हेड ज्यादा बार शो करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि पहले ट्रायल पे भी आपके हेड एंड टेल की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ थी, नेक्स्ट ट्रायल में भी हाफ हाफ है और उसके नेक्स्ट ट्रायल में भी हाफ रहेगी। मतलब एक ट्रायल के होने से दूसरे ट्रायल की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप कह सकते हो कि जो ट्रायल्स हैं वो कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है, ठीक है? तो आप लिख दोगे दूसरी कंडीशन भी हमारी एकदम ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या थी? तीसरी कंडीशन थी कि मैम ना एक्सपेरिमेंट में 2 ही आउटकम होने चाहिए, या तो सक्सेस या तो फेलियर। तो यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं है 3 आउटकम हो, नहीं, यहाँ पे भी 2 ही आउटकम है। अगर मैं अपने कॉइन को टॉस कर रही हूँ तो मुझे 2 ही टाइप के आउटकम तो मिलेंगे, हेड या टेल। अब मान लो मैंने कह दिया कि मेरी सक्सेस तब मानी जाएगी जब हेड आएगा, तो मेरा फेलियर क्या होगा, टेल। तो सक्सेस एंड फेलियर 2 ही आउटकम्स हैं। तो आप लिख दोगे यहाँ पे सिर्फ हेड या टेल मिल सकता है, मतलब सक्सेस या फेलियर। तो यहाँ पे आपको जो ये हमारा ट्रायल है ये डुअल इन नेचर है, या फिर आप कह सकते हो क्या, सक्सेस एंड फेलियर ही 2 टाइप के आउटकम शो कर रहा है, ठीक है? तो तीसरी कंडीशन भी बिल्कुल ठीक है। एक और कंडीशन थी ना, क्या कंडीशन थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस शुड बी सेम इन ईच ट्रायल। हर ट्रायल में आपके सक्सेस के आने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट शुड बी सेम। मतलब पहली बार जब मैं अपने कॉइन को टॉस करती हूं, मैंने कह दिया कि अगर हेड आता है तो मेरा सक्सेस है, तो हेड पहली बार आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हाफ। नेक्स्ट ट्रायल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, उसके नेक्स्ट ट्रायल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ। मतलब सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है हर एक ट्रायल में सेम है। तो चारों कंडीशन इस एक्सपेरिमेंट पे फिट हो रही है। इसका मतलब यस, इट इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन एंड आप उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो बस आपको वही 4 कंडीशन लिखनी है और खुश हो जाना है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है। तो चले आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। A and B are 2 events such that probability of A is half, probability of B is 1/3, probability of A intersection B is 1/4. Find। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 में आई थिंक 3 या 4 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट अपन देखते हैं। पहला पार्ट आपसे क्या कह रहा है कि probability of A by B बता दो।
तो ये कोई क्वेश्चन है क्या? आप बता सकते हो आसानी से क्या होगा इसका फॉर्मूला? पहले तो ये बताओ कि ये आपने कहाँ देखा है? हमने प्रोबेबिलिटी में ना मोस्टली 5 टाइप की चीज़ ही पढ़ी है। पहला क्या मैम? सबसे पहले हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे। अरे ठीक है, वो तो बचपन की बात है। 12th क्लास में हमने मेनली क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फिर हमने पढ़ा क्या? लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, फिर आपने रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ा, उसकी पूरी कहानी, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर आपने पढ़ा था बर्नौलीज ट्रायल। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपने 5 चीजें पढ़ी हैं। तो इन 5 में से ये किस टाइप का क्वेश्चन है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। बिल्कुल सही। तो इसे कैसे रीड करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड। तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सब कुछ तो है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है? 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है आपके पास? 1/3। आंसर कोई बताएगा क्या मुझे कितना आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड कितना आ रहा है? घुमा के ले जाओ ऊपर, तो आंसर आ रहा है 3/4। ठीक है, 3/4। डन। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? इजी था। चलो आगे देखते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है कि अभी आपने क्या फाइंड करके दिया हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। अब ना हम आपको क्वेश्चन थोड़ा टफ करके दे रहे हैं, आप हमें बता दो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो आप कहोगे हमें पता है क्या होगा यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय, याद रखना हमेशा जो नीचे लिखा है उसे ही नीचे लिखा जाता है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मैम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हमारे पास है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नहीं है। क्यों नहीं है? ये लिखा है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। अब इंटरसेक्शन, अरे इंटरसेक्शन को आप ए बी भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने डिस्कस किया है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में, राइट। तो मैम चलो ठीक है, अगर ये गिवन भी है ना तो ये गिवन है, ठीक। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें तो बी इंटरसेक्शन ए चाहिए, और मुझे पता है किसी का ये सवाल था ही नहीं, क्योंकि ये एक ही चीज है। लिख दो ना, ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, क्या कुछ और कॉमन आएगा? नहीं, वो ही कॉमन आएगा। कितना आ रहा है? 1/4 प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1/4, और ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ। तो लिख दो यहाँ पे हाफ। इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, तो इसको ऐसा लिखा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड कितना आ रहा है? ये घूम के जाएगा ऊपर, तो 2/4 मतलब कि हाफ। तो इसका आंसर हाफ आ रहा है, ठीक है, डन। अगला क्वेश्चन देखें, आ जाओ। 7th क्वेश्चन में ही आपको मिलेगा 3rd क्वेश्चन। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको डराने के लिए उन्हें ए डैश लगा दिया, लेकिन आप लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में 3 प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हो, याद है? याद है प्रॉपर्टीज? पूछूं एक बात? चलो मुझे ना कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देना, नंबर डाल के दे रही हूँ। सबसे पहले इसका आंसर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस व्हेन एफ हैज अकर्ड। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन एफ हैज अकर्ड। तीसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन एफ हैज अकर्ड। फोर्थ नहीं पूछ रही, क्योंकि फोर्थ तो मैं आपको बता ही दूंगी। तो ये तीनों का आंसर ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देना, ठीक है। चलो अब मैं इस क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास पी ए है, पी बी है, पी ए बी है 1/4। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश व्हेन बी हैज अकर्ड, ठीक। तो क्या प्रॉपर्टी थी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाओ, आंसर पाओ, खुश हो जाओ। अगले क्वेश्चन पे चलो। तो मैम प्रॉपर्टी क्या है? अरे प्रॉपर्टी ये थी ना, 1 - p a/b। याद आया क्या? यही थी ना, 1 - p a/b। तो a डैश लगाए। आप लोग ने बचपन में भी पढ़ा है कि pa + pa डैश इज इक्वल टू 1। अगर हम बचपन वाली पढ़ाई अपनी याद करें तो हमने पढ़ा है कि pa + pa डैश 1 होता है, ठीक है। हमें क्या चाहिए? हमें तो pa डैश चाहिए, तो वो 1 - pa होगा। फिर मैंने याद कराते वक्त आपको कहा था कि जैसे ही आप 12th क्लास में आ जाते हो तो आप थोड़ा नया सीख जाते हो, तो उसी में थोड़ा सा चेंज कर देना, कुछ इस तरीके से। यहाँ ऐसे b लगा देना, तो ये लो एक नई प्रॉपर्टी आपके सामने, बस हो गया काम, ठीक। तो यहाँ पे रख दे वैल्यूज। तो अब फर्स्ट वाले का आंसर हमने हटा दिया,
फिर से फाइंड कर लेते हैं 1 माइनस पी ए व्हेन बी हैज अकर्ड। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। वैसे आप लोग फर्स्ट पार्ट में इसे सॉल्व कर चुके हो, डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। अब अपन ने तो हटा दिया तो अपन को याद नहीं है क्या है, तो फिर से लिख देते हैं 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 1/4, 1/3, 3/4, ठीक है। कितना आ रहा है, 4 में से 3 गया 1/4, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश व्हेन बी हैज अकर्ड। कोई समस्या, सब ठीक सही है। 4 - 3 1 1/4। ओके, तो मैंने आपसे जो पूछा है ना, मुझे उसका आंसर आप जरूर देना। क्वेश्चन नंबर 7 में आई थिंक एक और पार्ट है, उसको भी देख लेते हैं अपन। ओके, अब क्या किया ना, अब मैंने आपको और डराने के लिए 2 जगह डैश लगा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ मैम। लेकिन हमने तो सिर्फ एक ही डैश वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है। अरे हाँ, लेकिन आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा है बचपन में, कौन सा, डी मॉर्गन्स लॉ, याद है? ज़्यादा बचपन में नहीं, 11th में ही पढ़ा होगा, डी मॉर्गन्स लॉ। उस लॉ का ना हम हेल्प लेंगे इस क्वेश्चन में और फिर सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो देखो, ये आपसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश व्हेन बी डैश हैज अकर्ड बता दो। हमने कहा ठीक है, कितना भी डैश लगा लो, है तो क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अब आप बोलोगे मैम, ना तो हमारे पास ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, ना ही हमारे पास बी डैश है, तो क्या करना चाहिए? देखो, यहाँ पे तो कोई टेंशन की बात है नहीं। यहाँ पे हम पता है क्या करेंगे, 11th क्लास प्रोबेबिलिटी, तो उसमें हम अभी जस्ट मैंने लिखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश जो होता है दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश को तो मैं इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर दूंगी, तो कर दो बिल्कुल। तो यहाँ तो मुझे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल गया। एंड क्वेश्चन वाले इतने बुरे नहीं हैं, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी उनने दे रखा है। अब इसका क्या करें? इसका क्या करना चाहिए आपको? इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, चेक करना, एक मिनट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश लिख सकते हैं क्या? आप लोगों को डी मॉर्गन्स लॉ याद है? ए यूनियन बी का जो होल डैश होता है उसे हम लिखते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बोलो हाँ या ना? यस मैम। आपके पास क्या था? यही तो था मैम, पी बी तो है। अरे वो प्रोबेबिलिटी है, अभी फिलहाल इस पे फोकस करूं। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश था तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे ये लग गया आपका डी मॉर्गन्स लॉ, चाहो तो यहाँ पे लिख देना यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये तो वही बात हो गई, यहाँ पे डैश लगाए तो इसको कैसे खोलेंगे अपन? इस प्रॉपर्टी के थ्रू। तो लगाओ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लगाओगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पाओगे। बताओ, कोई परेशानी? क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है? यहाँ पे क्या किया मैंने, सबसे पहले डैश थे, लगा दिया डी मॉर्गन्स लॉ, तो यूनियन पे डैश लग गया। फिर प्रोबेबिलिटी लिखी है यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छी बात है, प्रोबेबिलिटी लिखी हो यहाँ किसी इवेंट पे अगर डैश लगा है तो उसे हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट लिखते हैं। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जैसे हमने नीचे वाले को ओपन किया था, पी बी डैश था, 1 माइनस पी बी, 1 माइनस पी बी। मैम ठीक है, इतना कर लिया, लेकिन क्वेश्चन ने ना आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया नहीं है, तो ठीक है हम फाइंड कर लेंगे, कौन सी समस्या की बात है। देखो, आपकी ना 11th क्लास बहुत अच्छी है, उसमें आपने प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेस पढ़े हैं जो आपको 12th क्लास में ना हेल्पफुल है। जैसे अब आप कह रहे हो कि मैम ए यूनियन बी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो हम फाइंड नहीं कर सकते क्या? देखो, हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस क्या होता है बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद है प्रॉपर्टी? मैंने भी रिकॉल कराई थी। अब यहाँ पे बस आप वैल्यूज डाल दो, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए कितना है, हाफ, पी बी कितना है, 1/3। इंटरसेक्शन बना दो तो अच्छी बात है, नहीं बना तो भी वो इंटरसेक्शन ही है, आपने इसे पढ़ा है इन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसको सॉल्व करना हम जानते हैं, ठीक है। दिस इज 6, 3, 2 माइनस 1/4 कितना, 5/6 माइनस 1/4,
एलसीएम 12 मिलेगा आपको, तो 6 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10 माइनस 4 3 4 3 ज़ा 12 3 1 ज़ा 3, मतलब 10 माइनस 3 यानी कि 7/12। तो 7/12 आपको मिल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब आपके पास सब कुछ है ना, आपको इस फॉर्मूले में जाके इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। ऐसा करने पे आप लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश व्हेन बी डैश हैज अकर्ड मिल जाएगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 7/12 है, रख दो यहाँ पे, आ जाओ। तो क्या मिलेगा आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश व्हेन बी डैश हैज अकर्ड इज इक्वल टू, आप लिखेंगे 1 माइनस 7/12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस पीबी। पीबी कितनी है आपकी 1/3, तो 1 माइनस 1/3। ठीक है, तो कितना आएगा 12 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 12, 3 माइनस 1 यानी कि 2/3। ओके, ठीक, कितना आ रहा है ये 5/12, 12 में से 7 गया इस 5, 5/12 इंटू 3/2। ठीक, तो 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 5/8। ये आ रहा है क्या आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश व्हेन बी डैश हैज अकर्ड। एक बार चेक कर लो ये सही है या नहीं, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो यहाँ पे हमने बस छोटी छोटी सी बातें आपको याद रखनी है, किस तरीके से हमने सॉल्व किया, चीज़ें नहीं थी तो हमारे पास फॉर्मुलेस तो थे ना, उन फॉर्मुलेस के थ्रू हम अपने क्वेश्चन तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में सीखा है, उनका यूज़ हुआ था, जैसे डी मॉर्गन्स लॉ और कुछ छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज़। राइट, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 उसी टाइप का है और इजी सा क्वेश्चन है, देख लो इसे। 3 इवेंट्स A, B एंड C हैव प्रोबेबिलिटीज 2/5, 1/3 एंड 1/2 रिस्पेक्टिवली। गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C 1/5 है, A इंटरसेक्शन C की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5, B इंटरसेक्शन C की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ C व्हेन B हैज अकर्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन C डैश। इजी सा क्वेश्चन है, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन समझ गए हो ना तो इस क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। तो एक काम करो, इस क्वेश्चन को आप लोग मुझसे पहले सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, मैं तब तक यहाँ पे लिखना स्टार्ट करती हूँ। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ A दैट इज 2/5। ठीक है जी, फिर हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ B, वो कितना है 1/3, बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ C है कितना, हाफ। ठीक है, इन सब का क्या करेंगे हम, कुछ ना कुछ यूज हो जाएगा आंसर में। A इंटरसेक्शन C की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5, और क्या है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C कितना 1/4। ठीक है, सबसे पहले क्या चाहिए इनको, सबसे पहले इनको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ C व्हेन B हैज अकर्ड। तो ये तो अब आप आसानी से जानते हो, क्या करोगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। बस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था ये, उसका फॉर्मूला लगाया, नीचे जो लिखा है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे लिखी जाती है। तो आपके पास C इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन C बोलो एक ही बात होती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। B की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3। ओके, शिफ्ट करके ऊपर ले जाओ तो आंसर कितना आ रहा है 3/4। क्या कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ C व्हेन B हैज अकर्ड, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले को लगा दो, ये आपका फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। C इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन C एक ही चीज है, उसकी प्रोबेबिलिटी थी तो खुश हो जाओ, वैल्यू को रखो। PB की प्रोबेबिलिटी B थी आपके पास, उसको भी रखा बस, और फिर घुमा के आंसर लेकर आ गए। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन C डैश बता दो। अभी हमने पढ़ा डी मॉर्गन्स, तो डी मॉर्गन्स लॉ लगा देंगे इसमें। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन C का डैश लिख सकते हैं। A यूनियन C का डैश क्या होगा, A डैश इंटरसेक्शन C डैश। प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का डैश अगर लगा है तो उसे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन C, बचपन वाली प्रॉपर्टी, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट समथिंग इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट समथिंग इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, तो ये वही बात थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दिस क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। ठीक है,
मैम ए यूनियन सी भी नहीं है आपके पास, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बचपन वाला फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए यूनियन सी का क्या फॉर्मूला है, पी ए प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी। आपके पास सारी वैल्यूज है, रख दो उसे। पी ए कितना है आपके पास 2/5, पी सी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना 1/2 माइनस ए इंटरसेक्शन सी 1/5, तो 2/5 माइनस 1/5 1/5। ठीक है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो। अब ये तो आप लोगों ने मुझसे पहले ही सॉल्व कर दिया होगा, यहाँ पे 1/5 आपको मिला, एलसीएम लोगे तो कितना 10 आएगा। ठीक है, 2 + 5 7, तो ये आपको कुल मिला के 7/10 मिल रहा है। ओके, सॉल्व कर दो तो 10 - 7 3/10, सो 3/10 आपका आंसर आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश का। कोई परेशानी इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप याद रखिएगा डी मॉर्गन्स, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी का डैश, उसे आप कैसे ओपन करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी। दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 9 एक क्वेश्चन है, रीड करो, इजी सा ही है। क्या कह रहा है आपसे कि E1 एंड E2 बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अच्छा, E1 और E2 कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। इस लाइन को पढ़ के आपको क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है E1 एंड E2 कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, और अगर दो इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट होते हैं तो उसे इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, फॉर्मूला होता है। ओके, तो इस लाइन से हमने ये कंक्लूड किया, फिर आगे चलो। सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो है ना वो P1 है, ये भी हमें गिवन है कि E1 जो है आपका उसकी प्रोबेबिलिटी है P1। हमने कहा ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी दी रखी है आपको, P2 दिया है। अब क्या करना है, डिस्क्राइब इन वर्ड्स ऑफ द इवेंट हुज प्रोबेबिलिटीज आर P1 P2। अब आपको ये बताना है कि हमने ना आपको पहले क्वेश्चन में ऐसा दे दिया है P1 P2, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि इवेंट कैसे होंगे, किस तरीके से अकर कर रहा होगा, कौन अकर नहीं कर रहा होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले तो आप ये समझ गए कि E1 एंड E2 इवेंट कैसे हैं, इंडिपेंडेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर है PE1 इंटू PE2 से। फिर इन्हें हमें ये दे दिया है कि जो E1 है ना उसकी प्रोबेबिलिटी P1 है। जैसे किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप निकालते हो 1/2, राइट, 1/3, इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो ना किसी भी इवेंट की। तो यहाँ पे E1 इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी दी रखी है आपको, P1। E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, P2। ठीक है, तो आपको बताना है P1 P2। P1 P2 क्या है ये बता दो। तो P1 P2 क्या है, P1 क्या है, P1 P2 प्रोबेबिलिटीज है, तो उसमें आप इवेंट्स को लेके क्या कंक्लूड कर सकते हो। तो हम कहेंगे ठीक है, P1 हमारा कौन था, PE1, तो हम इसे लिखेंगे PE1। हमारा P2 कौन था, PE2, हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब ये ऐसे लिखे हैं, लेकिन इस इक्वेशन स्टार को देखो, ये स्टार इक्वेशन आपको गिवन है, लैंग्वेज में गिवन थी, E1 E2 इंडिपेंडेंट थे, मतलब ऐसा कुछ। तो इस इक्वेशन स्टार से हम कह सकते हैं कि PE1 PE2 को तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने कुछ इस तरीके से लिख दिया, E1 इंटरसेक्शन E2। अब बताओ आप लोग, दो इवेंट की प्रोबेबिलिटीज P1 P2 थी आपके पास, तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हो इनके इवेंट के बारे में। तो हमने कहा ठीक है, इसकी वैल्यू ये थी, इसकी वैल्यू ये थी, दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट थे, ऐसा लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है, E1 एंड E2, मतलब आपका इवेंट E1 भी अकर कर रहा है एंड आपका इवेंट E2 भी अकर कर रहा है। तो आप यहाँ कंक्लूजन लिखेंगे E1 एंड E2 बोथ अकर्स, दोनों अकर कर रहे हैं। ठीक है, इन्हें यही तो कहा है, डिस्क्राइब इन वर्ड्स ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स के बारे में बताओ। तो इसका क्या मतलब है, E1 एंड E2 दोनों अकर कर रहा है। क्लियर है क्वेश्चन। ओके, यहाँ कुछ सॉल्व नहीं करना, बस आपको कंक्लूजन देना है। तो इसमें से कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो रहा है कि E1 एंड E2 दोनों अकर्स। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखते हैं।
ठीक है, आ जाओ। सेकेंड पार्ट आपसे कह रहा है कि आप क्या कंक्लूड करेंगे इवेंट के बारे में। प्रोबेबिलिटी हम कुछ इस तरीके से आपको दे रहे हैं, कैसे 1 माइनस P1 इंटू P2। तो मैं पहले वाले क्वेश्चन को इरेज कर दूं, सेकेंड वाले पे आते हैं अपन। सेकेंड क्वेश्चन में देखो बाकी की ये दो चीज तो सेम है, बस अब कंक्लूजन दूसरा आएगा कुछ। आ जाओ, यहां लिखा है 1 माइनस P1 P2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इवेंट के बारे में बताना है, राइट। तो P1 कौन था, PE1, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो आप लिखेंगे 1 माइनस PE1। ओके, फिर P2 कौन था, PE2। सब ठीक है। 1 माइनस PE1, 1 माइनस PE1 क्या होगा, 1 माइनस PE1 होगा PE1 का डैश, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट समथिंग, ये नॉट होता है, इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट समथिंग। ठीक है, याद है ना। ओके, और आगे क्या लिखा है, PE2। अब अगर आप लोगों को याद है, कंसेप्ट वीडियो आपने देखा है, तो वहां पे हम लोगों ने इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। क्या प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी ये थी कि अगर आपके A और B इंडिपेंडेंट है तो 3 टाइप के पेयर भी इंडिपेंडेंट होते हैं। कौन कौन से, A डैश B, A B डैश एंड A डैश B डैश, ये 3 टाइप के पेयर भी इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर मेरा E1 E2 इंडिपेंडेंट है तो क्या मेरे E1 डैश एंड E2 डैश इंडिपेंडेंट होंगे, यस, प्रॉपर्टी है। मतलब ये दोनों भी इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट है तो इनको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, इंटरसेक्शन के फॉर्मेट में बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं इसे क्या लिखूंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डैश, आप चाहो तो इसको यहाँ बना लो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि E1 E2 इंडिपेंडेंट है तो E1 डैश एंड E2 भी इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट होगा तो इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, E1 डैश इंटरसेक्शन E2। ये प्रॉपर्टी होती है, मैंने डिस्कस कराई है ये, ठीक है। तो इससे आप क्या कंक्लूजन दे सकते हो, इससे आप कंक्लूजन दे सकते हो कि E1 डज नॉट अकर, क्योंकि इसका मतलब क्या है, नॉट इवन। इवन तो अकर नहीं कर रहा है लेकिन E2 अकर कर रहा है। तो कंक्लूजन क्या आएगा, कंक्लूजन आएगा E1 डज नॉट अकर, E1 तो अकर नहीं कर रहा बट E2 अकर, बट E2 अकर्स। ठीक है, ये कंक्लूजन निकलेगा इससे। क्लियर है, ओके। इंटरसेक्शन है ना, इसका मतलब क्या है, इवन नहीं है, इवन को छोड़ के बाकी सब कुछ। तो आप कहेंगे कि इवन डज नॉट अकर एंड E2 अकर्स। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में ही एक और क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। कंडीशन वो दोनों तो पूरी सेम है, बस कंक्लूजन बदलेगा। तो अब कंक्लूजन क्या होगा, चलो आ जाओ उसके बारे में देखते हैं अपन। तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा है, 1 माइनस P1 1 माइनस P2। ठीक है, तो क्या मिलेगा, सुनो, 1 आपका बाहर है ना, ओके। तो ये 1 माइनस P1 1 माइनस P2, तो P1 कौन था उसे लिख दो। आप लोग क्या लिखोगे, 1 माइनस PE1। ठीक है, इसके बाद 1 माइनस P2 कौन था, PE2, राइट। ओके, ये 1 माइनस PE1 क्या होगा, कोई बताओ मुझे। 1 माइनस PE1, मैम अब तो हमें पता है, इसे हम लिखेंगे PE1 डैश। 1 माइनस PE2 को क्या लिखेंगे, PE2 डैश, है ना। और ये क्या है, क्योंकि हमारे E1 एंड E2 इंडिपेंडेंट थे, इसका मतलब E1 डैश एंड E2 डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस PE1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब इसको हम एक और डी मॉर्गन्स लॉ लगा के लिख सकते हैं। कैसे, देखो, इसे आप लिख सकते हो 1 माइनस PE1 यूनियन E2 डैश। अब इस पे डैश लगा है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, हमारे पास 1 माइनस PE1 यूनियन E2 डैश था, है ना। अब ये डैश है तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 माइनस PE1 यूनियन E2। चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को। सबसे पहले हमने यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाया,
फिर हम जानते हैं इस पे नॉट लगा है, हम जानते हैं क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट इज इक्वल टू 1 होता है। हमारे पास लिखा था ये वाला, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन यूनियन E2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन यूनियन E2, ठीक है। तो बस इसको ही यहाँ पे हमने लिख दिया। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा 1 माइनस 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2। ओके, तो ये तो चला गया, आपके पास क्या आया, सिर्फ ये। अब इससे आप इवेंट के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हो, आप कह सकते हैं इसका मतलब क्या है, आइदर E1 अकर्स और E2 अकर्स और बोथ अकर्स, ठीक है, या तो E1 या तो E2 या तो दोनों ही। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आइदर E1, ठीक है, और E2 अकर्स और बोथ E1 एंड E2 अकर्स, ठीक है, या तो E1 अकर कर रहा है या E2 अकर कर रहा है या तो दोनों ही अकर कर रहे हैं। सो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। आई होप कोई परेशानी नहीं है। डी मॉर्गन्स लॉ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और वो नॉट वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इससे आप आसानी से कंक्लूजन ड्रॉ कर लोगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का ही ना 4th पार्ट है, और 4th पार्ट आपसे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे कि देखो E1 E2 तो इंडिपेंडेंट थे, वो हमने गलती से रेस कर दिया, चलो उसे लिख देते हैं। E1 एंड E2 इंडिपेंडेंट है, मतलब PE1 PE2 बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 के। ओके, और साथ में क्या गिवन है, साथ में गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो है ना दैट इज इक्वल टू P1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो है दैट इज इक्वल टू P2, ठीक है। डिस्क्राइब कर दो इवेंट के बारे में, प्रोबेबिलिटी आपके सामने रखी है, तो ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है 9th का, ये क्या कह रहा है कि इसका मतलब क्या है, ये जो प्रोबेबिलिटीज लिखी है ना, तो इससे आप इनके इवेंट के बारे में क्या बता सकते हो। ओके, तो हम सबसे पहले इवेंट लिख देंगे यहाँ पे। P1 कौन है, PE1, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, आगे से कंटिन्यू कर रही हूँ। P1 कौन है, PE1, तो यहाँ मैंने लिखा PE1 प्लस P2 कौन है, PE2, तो यहाँ लिखो PE2, ओके जी, माइनस 2 P1 P2, मतलब PE1 इंटू PE2, तो आप लिखोगे यहाँ पे PE1 इंटू PE2। कोई दुख तकलीफ परेशानी समस्या कुछ नहीं है, ओके। अच्छा, ये इसको कैसे लिख सकते हैं मैम, इक्वेशन स्टार को देखो, स्टार को देखो पता चलेगा, स्टार को देखा तो पता चला कि PE1 PE2 को हम लोग PE1 इंटरसेक्शन E2 लिख सकते हैं, तो लिख दो उसको। तो यहाँ मिलेगा PE1 प्लस PE2 माइनस 2PE1 इंटरसेक्शन E2। वाई सो, क्योंकि इवेंट्स हमारे इंडिपेंडेंट थे, इक्वेशन स्टार ने कहा। ओके, इससे क्या कंक्लूड करें हम। अच्छा, एक काम करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 है ना ये, इसको अलग अलग करके लिख दो आप, इस तरीके से लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस 2PE1 इंटरसेक्शन E2 को -2 है, ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख रही हूँ, माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2, ऐसा लिख सकती हूँ क्या, माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस का साइन आएगा और 2 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं मैम। इससे हुआ क्या फायदा, इससे फायदा ये हुआ कि ये जो चीज लिखी है ना PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2, ये इतना, ये 3 टर्म्स ना एक फॉर्मूला बना रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला बताओ जरा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये वाला फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 है ना, PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2, क्या फॉर्मूला बना रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2। वो एक आखिरी वाला बच रहा है, उसको लिख दो यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। अब बताओ क्या कंक्लूड कर सकते हो इवेंट के बारे में। तो आप कहोगे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यूनियन में से हम लोग ना कॉमन वाले पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
तो इसका मतलब ये है कि या तो E1 अकर कर रहा है और E2, लेकिन E1 एंड E2 अकर नहीं कर रहा, क्योंकि हमने यूनियन में से इंटरसेक्शन वाले हिस्से को गायब कर दिया। तो इसका मतलब सिर्फ ये है, या तो E1 या तो E2, लेकिन जो कॉमन रीजन है E1 इंटरसेक्शन E2 सब्ट्रैक्शन में आ गया ना, इट इज नॉट अकरिंग। तो आप सीधे यहाँ पे कंक्लूजन लिख देती हूँ मैं, आप लिखोगे आइदर E1 और E2 अकर्स बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों अकर नहीं कर रहे, बट नॉट बोथ, ठीक है, दोनों अकर नहीं करेंगे, या तो E1 या तो E2, लेकिन दोनों नहीं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, काम खत्म। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 का 4th पार्ट भी एकदम अच्छे से क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, इसको हटा देते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन एज बिलो। मतलब ये हमारे लिखे हैं रैंडम वेरिएबल्स और ये इनकी लिखी है प्रोबेबिलिटीज, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। ओके, तो k की वैल्यू बता दो, कैसे बताएंगे? याद करो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों से कहा था बस 2 चीजें याद रख लो। पहली कि यहाँ ये जो भी प्रोबेबिलिटीज लिखी है ना, दे शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, दूसरा, इन सब प्रोबेबिलिटीज का जो सम है ना, वो 1 के बराबर आना चाहिए। तो बस आपने जो हमें दूसरी कंडीशन बताई मैम, हमने उसको पकड़ लिया और k की वैल्यू हम बता देंगे। इन चारों का सम कितना आना चाहिए? 1 के बराबर। तो 1 से इक्वेट करना, आपको k मिल जाएगा। फिर क्या चाहिए? फिर इनको मीन चाहिए। मीन को और क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेशन। मीन का फॉर्मूला xi pi और फिर उसका समेशन। सारी चीजें याद है? क्वेश्चन पे आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो हम जानते हैं कि ऑल pi, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन 0, ओके, एंड समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n, क्या pi शुड बी इक्वल टू 1। सारी प्रोबेबिलिटीज 0 से बड़ी, सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1। बस लगाओ इस प्रॉपर्टी को आप, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा, सपोज ये P1 है, P2 है, P3 है, ये P4 है, तो आपको मिलेगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 इज इक्वल टू 1। आपका P1 क्या है? K। P2 कितना है? K स्क्वायर। P3 2K स्क्वायर। P4 K इज इक्वल टू 1। कितना आ रहा है? 3K स्क्वायर प्लस 2K इज इक्वल टू 1। मतलब क्वाड्रेटिक मिल रही है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब आप 9th क्लास में देखते थे या 10th क्लास में, तब क्या करते थे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बस वही काम करना है। सो 3K स्क्वायर प्लस 2K माइनस 1 इक्वल टू 0। 3K स्क्वायर, ओके, प्लस 2K माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो, आपको K की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी K की वैल्यू मिलेगी? 2 मिलेगी। अब हो सकता है किसी एक को इग्नोर करना हो, किसको इग्नोर करना है वो आपको ये बताएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3K स्क्वायर, क्या करना चाहिए? आप लिखोगे प्लस 3K माइनस K माइनस 1 इक्वल टू 0। ये सब तो हमें आता है, 9th 10th में हमने बहुत अच्छे से सीखा है ये, ठीक है। तो आपने इसे क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया, टर्म्स जो मिडिल टर्म है स्प्लिट कर दिया। इन दोनों का प्रोडक्ट -3, प्लस माइनस पे प्लस 2K, 3 और K बाहर ले लो, K प्लस क्या मिलेगा आपको? 1, माइनस बाहर ले लो, K प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या मिला? 3K माइनस 1 K प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब K आ रहा है 1/3 और K आ रहा है -1। लेकिन अगर K -1 आ गया, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? -1, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? -1। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटीज शुड बी ग्रेटर देन 0। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं चलेगा। तो इसीलिए आप कहोगे कि K इज इक्वल टू -1 को तो कर दिया जाएगा इग्नोर। तो फाइनली हमारी जो K की वैल्यू है दैट इज 1/3। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था वो हमने फिनिश कर दिया। K इज इक्वल टू 1/3। अब चलते हैं मीन पे। तो मीन बताने के लिए ना मैं इस टेबल को थोड़ा सा चेंज कर दूंगी। मतलब मेरे पास जो K की वैल्यू आ गई ना, उसको यहाँ जाके सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। ओके, चलो इस टेबल को फिर से बनाते हैं अपन। आ जाओ, टेबल था हमारे पास, कैसा था? मीन बताना है ना अपन को। तो दिस इज 0.5, यहाँ ले लो x, यहाँ पे क्या था? px, दिस इज x, यहाँ पे क्या लिखो?
पी आई, इसको लिख सकते हो आप लोग पी एक्स इज इक्वल टू एक्स आई, तो आपको मिल जाएगा पी आई। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे सब आपके एक्स आई होते हैं। तो 0.5 1 1.5 एंड 2, 0.5 1 1.5 एंड 2। तो 0.5 पे आपको प्रोबेबिलिटी कितनी मिल रही है, के मतलब 1/3। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे 1/3। ठीक है, यहाँ पे एक्स आई लिख सकते हैं ना अपन, ये एक्स क्या है आपका, एक्स आई ही है। ओके चलो, तो ये हो गया 1/3। जब मैंने x की वैल्यू 0.5 रखी तो प्रोबेबिलिटी कितनी मिली, 1/3। इसके बाद k स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9। ठीक, फिर 1.5 पे 2k स्क्वायर तो 2/9। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पे 2/9 और फिर इस वाले पे कितना है प्रोबेबिलिटी k, और k है आपका 1/3, तो यहाँ लिख दो 1/3। हमें क्या चाहिए, मीन। मीन के लिए आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, मीन का रिप्रेजेंटेशन x बार से करते हो या तो म्यू से करते हो या एक्सपेक्टेशन ऑफ x से करते हो, और इसका फॉर्मूला होता है i इज इक्वल टू 1 to n xi pi। ठीक है, तो हम एक और कॉलम बना देंगे और इस कॉलम में क्या लिखेंगे, xi pi। तो ले लो इनका प्रोडक्ट, 0.5 का मतलब हाफ होता है, तो दिस इज 1/6। ठीक है, यहाँ पे 1/9, यहाँ पे तो ये क्या आएगा आपका 15/10 मतलब 5 3 5 2 ओके। सो ये है 3/2 इंटू 2/9 मतलब 1/3। सो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 1/3। इन दोनों का प्रोडक्ट 2/3। ठीक है, तो ये आ गया। अब इन सब का हमें क्या लेना है, समेशन, तब मिलेगा मीन। तो x बार क्या होगा हमारा, x बार होगा x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस x4 p4। ठीक है, बस रखो वैल्यूज को। तो x1 p1 यानी कि 1/6 1/9 प्लस 1/3 प्लस 2/3। ठीक है, तो ये तो दोनों सेम है, मतलब 3/3 मतलब 1, तो यहाँ मिला 1। अब क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 18 आ जाएगा। एलसीएम लेके तो x बार इज इक्वल टू 18 नीचे लिखा, 6 3 9 2 और यहाँ पे तो 18 पूरा। तो x बार कितना आ रहा है, 23/18। तो ये आ रहा है मीन इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्लियर है, ओके। तो हमें इस क्वेश्चन में दो काम करना था। अच्छा क्वेश्चन था ये, आपको k की वैल्यू चाहिए थी, तो k की वैल्यू बताने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है क्या, कि जितनी भी ये प्रोबेबिलिटीज हैं दे शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड इनका जो समेशन है इन सभी प्रोबेबिलिटीज का वो 1 के बराबर आना चाहिए। तो बस उसी लॉजिक को लगाया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिली, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 2k की वैल्यू आनी थी जिसमें से 1 k हमने इग्नोर किया क्योंकि वो नेगेटिव था, क्योंकि अगर मैं अपने इस k को यहाँ रखती तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ जाती जो अलाउड नहीं है। तो k क्या आया, 1/3। फिर k की वैल्यू बस यहाँ रख के मैंने इस टेबल को थोड़ा सा अलग करके बना लिया, क्योंकि मुझे इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में मीन फाइंड करना था। तो ये सब रैंडम वेरिएबल्स है, इन्हें xi से डिनोट कर दिया। इन रिस्पेक्टिव रैंडम वेरिएबल्स की जो प्रोबेबिलिटी आई pi से, हम जानते हैं मीन का फॉर्मूला xi pi होता है। तो एक और कॉलम बनाया xi pi का और फिर सम कर दिया, एडिशन किया चारों xi pi's को, तो हमें आंसर कितना मिला, 23/18। दैट्स इट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप लोग, प्रूव दैट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। ओके, या फिर बी नॉट या बी कॉम्प्लीमेंट। तो बताओ इसका किस तरीके से आप प्रूव करोगे। तो देखो यहाँ पे ना हम लोग थोड़ा सा वेन डायग्राम की हेल्प लेंगे और इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा आपका वेन डायग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रीजन है ना आपका इतना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए लेना है बी नहीं लेना। ओके, और ये तो आप जानते ही हो ए इंटरसेक्शन बी होता है। और यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे लगा है ए पे डैश इंटरसेक्शन बी, मतलब आपको ए नहीं लेना बी लेना है, ओनली बी लेना है। ठीक है, तो ये इन रीजन्स को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। ठीक है, अब मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि पहले क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना था
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। कैसे प्रूव कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम की हेल्प से बड़े आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं। आप देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो जब मैं इन दोनों का यूनियन ले लेती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा ए। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसका यूनियन अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी से ले लूँ तो क्या मिलेगा मुझे? डेफिनेटली ए मिलेगा। तो ये बहुत क्लियर है वेन डायग्राम से। और लिख देना ये दोनों कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट। तो इसका यूनियन इसके साथ क्या दे रहा है? ए दे रहा है। ओके, फिर क्या करोगे आप? या लिख देना ये दोनों कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तो अब क्या करें? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी लेके आना है ना, तो दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी लो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, और यहां आप लिखेंगे क्या? ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये किस तरीके से ओपन होगा? ये डेफिनेटली आप लोग जानते हैं, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप इसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यही आपको प्रूव करना था। चेक कर लो एक बार। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। काम खत्म। ठीक है, तो ये डायग्राम बना देना पेपर में आप लोग और लिख देना ये तीनों इवेंट्स कैसे हैं आपके। ये तीनों इवेंट्स आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ठीक है, डन। चलो अब इसी क्वेश्चन में आई थिंक दूसरा पार्ट भी है, तो उसको भी देख लेते हैं अपन लोग। आ जाओ। सो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ये। तो एक बार डायग्राम से समझते हैं ये सब क्या है। यहां देखो, आपको प्रूव करना था क्या? आपको प्रूव करना था कि ए इंटरसेक्शन बी डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी, इन तीनों की जो प्रोबेबिलिटीज का सम है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है। ये आपको बताना है। तो ठीक है, इन तीनों को देखो आप इस डायग्राम में। आप क्या देख रहे हो? ये तीनों कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर मैं इन तीनों का यूनियन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे ए यूनियन बी मिलेगा। तो आप लिख देना यहाँ पे कि फ्रॉम द वेन डायग्राम इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर हो रहा है आपको? कि ए इंटरसेक्शन बी डैश फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पूरी स्पेलिंग लिखें आप लोग, मी ना लिखें। फिर क्या करेंगे आप लोग? साफ साफ समझ में आ रहा है फ्रॉम द वेन डायग्राम कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। सही बात है। अगर इन तीनों का यूनियन लेंगे तो ए यूनियन बी ही तो मिलेगा। हमें क्या चाहिए? हमें तो प्रोबेबिलिटी से मतलब है। ले लो प्रोबेबिलिटी लोगे तो आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, और इसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन क्या? ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। ठीक है, कैसे इवेंट्स थे ये तीनों? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट थे। तो ये यूनियन हट जाएगा और यहाँ पे सब में क्या आ जाएगा? प्लस, क्योंकि इन सब के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आपको मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। बताओ सही है या नहीं? यही लेके आना था क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। दैट्स इट। तो अगर वेन डायग्राम क्लियर है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो इसे हटाते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इसके साथ ही देखो शॉर्ट आंसर में ना हम लोगों ने 1 to 11 सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आगे आपके जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल आप क्या करेंगे? इन 11 क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है जिसे आप गूगल पे जाके magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हो। तो जब आप सर्च करोगे ना, आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा। आप क्या करें? एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के सेक्शन में जाएं। यहाँ पे
CBSE इंग्लिश मीडियम अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस पर क्लिक करें। फिर अगर आप NCERT एग्जाम्पलर 6 to 12th क्लास को गो थ्रू करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो पूरा आपको NCERT एग्जाम्पलर सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज सब यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 12th क्लास मैथ्स NCERT एग्जाम्पलर देखना चाहते हो, यहाँ पे करना है वॉच नाउ पे क्लिक। यहाँ पे एक पेज आपके सामने ओपन होगा। तो हम लोग अपने NCERT एग्जाम्पलर बुक से जितने भी चैप्टर्स फिनिश कर चुके हैं विद द कंसेप्ट वीडियो सब आपको अरेंज मिल जाएगा। तो आप जिस भी चैप्टर को पढ़ना चाहें बस उस पर क्लिक करें, मैं आपको मिलूंगी पढ़ाते हुए। एंड स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स एक 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।